तो ये इलस्ट्रेशन के अंदर आप देखो 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे। इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो टीएस की इलस्ट्रेशन है। सर इसका एक बार फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करवा दो। देखो मैंने ये वाली बात बोली थी कि परचेज बुक के अंदर परचेज बुक के अंदर क्या होता है कि मान लो कि हमने कोई है एक्स, कोई है वाई, कोई है जेड। हमने एक्स से कुछ परचेज किया, वाई से कुछ परचेज किया, जेड से कुछ परचेज किया। मान लेते हैं जो भी अमाउंट की डिटेल्स थी, फाइनल अमाउंट निकल कर आई 20,000 रुपए। इसकी जो भी अमाउंट की डिटेल्स थी उसकी फाइनल अमाउंट निकल के आई 15,000 रुपए। और इसकी जो भी डिटेल थी वो निकल कर आई लेट्स से 10,000 रुपए। तो टोटल निकल कर आया 2, 3, 4 45,000 रुपीज। तो परचेज अकाउंट के अंदर ये 45,000 जाता है, जबकि एक्स, वाई और जेड का अकाउंट बनेगा। एक्स के क्रेडिट में जाएगा 20,000 रुपए, वाई की क्रेडिट में जाएगा 15,000 रुपए, जेड की क्रेडिट में जाएगा 10,000 रुपए और परचेज की डेबिट में जाएगा 45,000 रुपीज। ये चीज क्लियर है माइंड में? यस सर। यानी कि हम लोगों ने एक्स वाई जेड की क्रेडिट में क्यों डाला? क्रेडिट और में, क्योंकि जो एंट्री होती है वो परचेजेस टू एक्स होती है। हाँ ये भी कह सकते हो कि परचेजेस टू एक्स होती है, और ये भी कह सकते हो कि हमने एक्स को अपना क्रेडिटर बना लिया, वाई को अपना क्रेडिटर बना लिया, जेड को अपना क्रेडिटर बना लिया अपनी बुक्स के अंदर। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बुक्स में, मतलब एक्स नाम का मेरा एक क्रेडिटर बन गया। और क्रेडिटर को क्रिएट करने के लिए मैंने क्रेडिट किया है, और फिर जब मैं उसके पैसे चुका दूंगा तो मैं उसे डेबिट कर दूंगा, मतलब उसका अकाउंट नील कर दूंगा। समझ में आया? यस। तो जब हमने ये 20,000 यहां डाले तो इसको बोलते हैं पोस्टेड टू हिज लेजर। हिज लेजर मतलब एक्स का लेजर। यहां से बोलेंगे पोस्टेड टू हिज लेजर, तो मतलब किसका लेजर? वाई। वाई। ऐसे ही पोस्टेड टू हिज लेजर मतलब जेड। जेड। और अगर वो क्वेश्चन में बोलता है मतलब फेल्स टू या फॉरगॉटन, या यू कैन से उसके लिए क्या ओमिटेड बोल देता है, यानी कि वो ये बोल देता है कि हम इस एंट्री को करना ही भूल गए, मतलब नॉट पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। तो इसका मतलब ये वन साइडेड रह रहा है कि गलती सिर्फ एक्स में हुई है, या वाई में या जेड में हुई है। परचेज अकाउंट में तो ये टोटल जाता है, तो वो टोटल तो गया ही होगा ऐसा मान लिया जाता है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि परचेज के अंदर तो टोटल सही गया होगा, एक्स वाई जेड में गलत गया है। समझ गए? यस सर। अब इसका टोटल कितना है? कितना है टोटल? हाँ जी खुशी। परचेज का सर एक बार रिपीट कर दो वापस।
मैं पूछ रहा हूं कि परचेज का टोटल कितना है, परचेज बुक का टोटल कितना। 45,000. हमने इसको गलती से 44,000 लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ? 1,000 रुपीज से शॉर्ट है. ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000। इसका मतलब है कि परचेज बुक का टोटल हमसे गलत हो गया है और वो 1000 रुपए अंडर कास्ट हो गया है, मतलब कम हो गया है गलती से। सर हाँ जी बोलो। इसकी करेक्ट एंट्री अभी आप डिस्कस कर रहे हो या मतलब बता दूं? हाँ कर, बोलो बोलो। सर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. हाँ, यानी कि हमको परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा टू सस्पेंस अकाउंट। परचेज अकाउंट 1000 से और डेबिट करना पड़ेगा, मतलब उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, +1000 करना पड़ेगा, तब जाकर परचेज की जो अंडर कास्टिंग है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। यानी कि अगर शॉर्टकट में बोलूं ना, तो बस इतना बोलूं, तो इतना बोलूंगा कि परचेज जो है वो हमेशा डेबिट होता है, और अगर वो अंडर कास्ट है इसका मतलब वो कम डेबिट हुआ है, तो उसको और डेबिट करना पड़ेगा 1000 रुपए से, यही मतलब है इसका। तो सर Okay, इसमें रिकॉर्डिंग करने में गड़बड़ कर दी है। नहीं, इसमें टोटलिंग करने में गड़बड़ कर दी है, रिकॉर्डिंग सही हुई है। मतलब जैसे हमने x में 20, y में 15, z में 10 डाले हैं, तो यहाँ 20 गए, यहाँ 15 गए, यहाँ 10 गए, और जो इसका टोटल है वो टोटल हमसे गलत हो गया और वो टोटल यहाँ गलत चला गया। यानी कि परचेज, सर तो ये 2 साइडेड हो जाएगी। क्यों 2 साइडेड क्यों होगी? कस्टमर्स के अंदर तो सही गया है। मैंने कब कहा कि कस्टमर में गलती हुई है? मैंने तो कहा है कि परचेज बुक अंडर कास्ट है 1000 रुपए से, इसका मतलब है परचेज बुक का टोटल 1000 रुपए गलत है, लेकिन इंडिविजुअल अमाउंट्स तो सही है, 20,000, 15,000, 10,000, ये तो सही है। मैंने इस 15 Yes, को sir. 14 थोड़ी ना करने की बात कही है। आप ये समझो कि मेरे से गलती हुई क्या है। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि 15,000 को 14,000 लिख दिया, या 20,000 को 19,000 लिख दिया, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है। Yes, sir. इसका मतलब है अलग अलग XYZ के अकाउंट में तो सही गया होगा, 20, 15, 10। गड़बड़ हुई है परचेज के टोटल में। परचेज बुक की टोटलिंग जब गलत होती है तो उसको बोलते हैं या तो अंडरकास्ट या तो ओवरकास्ट। मतलब गलती या तो टोटलिंग हमारी कम बैठेगी या तो ज्यादा बैठेगी, और अगर एग्जैक्ट बैठेगी तो हम उसे ना अंडरकास्ट कहेंगे ना ओवरकास्ट कहेंगे, तब तो वो करेक्ट ही है। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना अंडरकास्ट या फिर ओवरकास्ट, तो इसका मतलब ही इतना है कि हमारा जो एक्चुअल टोटल आना चाहिए था उस टोटल से या तो कम रह गया है या तो ज्यादा हो गया। Okay, sir. ठीक है, yes, sir. सबको क्लियर हो गया? ठीक है, Yes, sir. एनी सर अदर? इसका जो सेकंड हाँ बोलो बोलो। सर इसका जो सेकंड पॉइंट है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस को हम मतलब किस अकाउंट में, कंस्ट्रक्शन अकाउंट में लिख सकते हैं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, कर दिया है वेजेस टू कैश। होना था बिल्डिंग टू कैश, कर दिया है वेजेस टू कैश गलती से, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बोल रहा है ना वो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, तो बेसिकली ये चीज बिल्डिंग के ही नाम से डेबिट होनी चाहिए। बिल्डिंग या फिर लैंड एंड बिल्डिंग बोलते हैं अक्सर, लैंड एंड बिल्डिंग, या खाली बिल्डिंग अकाउंट भी लिख सकते हो। ओके सर। ठीक है ना। और बाय चांस कोई टीचर कह भी सकता है कि इसको ऑफिस बिल्डिंग लिख लो,
तो वो भी चलेगा। यानी कि मेन तो ये है कि हमको एक असेट क्रिएट करना है, वो असेट बिल्डिंग के नाम से या लैंड बिल्डिंग के नाम से या ऑफिस बिल्डिंग के नाम से होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया, वो गलत हो गया हमसे। ठीक है, यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। और कोई पॉइंट इसके अंदर? ये आपकी टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन ही है आई थिंक। तो इसका कोई सॉल्यूशन अगर मतलब आपको पूरा पूरा देखना है तो बुक में, आपकी बुक में ही है, डबल एंट्री की बुक में। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने भेजा था, इसमें देखो कोई दिक्कत? सर 15th के फर्स्ट में डाउट है। फिफ्टींथ के फर्स्ट में an amount of rupees 100 was received from Das on 31st March 2019 but was entered in the cash book on 4th April। हाँ, तो खैर इसमें एक्चुअली क्या है कि कैश अकाउंट डेबिट टू दास होनी चाहिए थी एंट्री। तो ये कहना चाह रहा है कि ये हमको 31st मार्च को रिसीव हुआ था, पर हम इसको 31st मार्च को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो बेसिकली इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री यही होनी चाहिए थी, जो बाद में जाके अप्रैल में पास हो गई। तो इसका मतलब है अगर वो चीज बाद में रिकॉर्ड हो गई तो इट्स फाइन, मतलब इसको हम मानेंगे कि हमने ये गलती अप्रैल में जाके ठीक कर दी। मतलब हमें उससे पैसे मिलने थे, वो मिल गए, और हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, वो हमने अप्रैल में कर दिया। तो इसका मतलब है कि आप इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री अगर कोई आपसे पूछे तो आप यही बोलोगे कि इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैश टू दास होनी चाहिए, जो जाके कौन सी अप्रैल बोल रहा है वो 4 अप्रैल। बैंक टू दास नहीं होगी, बैंक टू दास। नहीं, देखो एक्चुअली क्या है, उन्होंने ऐसे बोला है an amount of rupees 1000 was received from Das on 31st March but was entered in the cash book on 4th April। एक अमाउंट रिसीव हुई थी दास से, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया कि हमें चेक रिसीव हुआ है। तो हम इसको चेक कैसे मान लें? मतलब कायदा तो यही कहता है कि हमें कैश रिसीव हुआ है। सर इसमें बुक में ये बैंक टू दास लिखा हुआ है ना, इसलिए बोला। ना ना, आप इसको कैश मान के चलो, क्योंकि बैंक में तो ये तभी जा सकती है व्हेन मतलब हमें चेक रिसीव हुआ। तो इन्होंने यहाँ चेक का कोई अमाउंट चेक मेंशन नहीं किया। हाँ जी बोलो। सर हम एंट्री रेक्टिफाइड कब करते हैं, ईयर एंड पे या फिर मंथ एंड पे? ईयर एंड में देखो ऐसा होता है, मान लो ये मेरा है 2021-22, ठीक है, ये मेरा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से, खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। तो इस अकाउंटिंग ईयर का जब एंड आएगा तो मुझे गवर्नमेंट के साथ ना 31 मार्च तक की सेटलमेंट करनी होती है, और वो सेटलमेंट करने के लिए हमको मिलता है अगला साल। यानी कि डू यू नो व्हाट इज पोस्ट पेड मोबाइल? मतलब पोस्ट पेड Yes. कनेक्शन, उसका क्या मतलब होता है पोस्ट पेड कनेक्शन का? अगर सर, मैंने बैंक का बिल बाद में अगर देना मैंने होता है। अगस्त में पेमेंट किया है, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर मैंने अगस्त में पेमेंट किया है, वो अगस्त किया है या कोई और मंथ किया है? अगस्त की है सर। नो, सर जुलाई की है। ऑब्वियसली पोस्ट पेड तभी तो मतलब है कि पहले यूज करो बाद में पे करना।
लाइक तो इसका मतलब है मैं जुलाई का बिल अगस्त में पे कर रहा हूं, यही मतलब हुआ ना। यस सर। यस सर। और अगस्त का जो बिल आएगा वो मैं कब पे करूंगा? सितंबर। सितंबर। यानी कि मैं अगस्त में जो भी सर्विसेज यूज करूंगा उसकी पेमेंट मेरे से वो सितंबर में लेंगे, तभी तो पोस्टपेड बोला जाएगा उसको, ठीक है ना। काम हो जाने के Yes. बाद पेमेंट देनी है। और प्रीपेड होता है कि पहले एडवांस में पैसे ले लेते हैं, वो कटते रहते हैं, या यूं कहें कि पूरे महीने में उनकी सर्विसेज यूज करूंगा, पेमेंट मैंने पहले ही कर दिया उनको, रिचार्ज करा लिया, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो जो जो गवर्नमेंट के साथ हमारी सेटलमेंट है ना, वो पोस्ट पेड मोबाइल के जैसी है। यानी कि 2021-22 का टैक्स हम 2022-23 वाले ईयर में पे करेंगे, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये जो बात आप कह रहे हो ना कि हम गलती कब ठीक करते हैं, तो वो करने के लिए हमारे पास ये सारा वक्त होता है। जब तक हम गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं तब तक हम गलती कभी भी ठीक कर सकते हैं, बस गलती को पकड़ो ठीक करो, पकड़ो ठीक करो। मतलब वो ठीक अगले अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही होगी। और अगर अगले अकाउंटिंग ईयर में भी नहीं पकड़ में आ पाई तो उसके अगले अकाउंटिंग ईयर में भी ठीक की जा सकती है। ऐसा गवर्नमेंट कोई तलवार लेके नहीं खड़ी हुई कि अब आपकी गलती गलती रह गई तो अब आज के बाद आपको बिजनेस नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम वो चीज मतलब सस्पेंस अकाउंट में डालकर गवर्नमेंट को बता देते हैं कि हम हमारी ये गलती हमें मिल नहीं रही है, तो ये सस्पेंस अकाउंट चल रहा है, तो वो सस्पेंस अकाउंट कैरी ऑन होता रहता है आगे तक, जब गलती मिलेगी तो ठीक कर देंगे, ठीक है। यस सर। तो इसलिए ये गलतियां हम तब ठीक करते हैं जब एक तरह से हमारे को ये गलतियां मिल जाती हैं। ये गलतियां अगर अकाउंटेंट एक ही दिन ढूंढने बैठे तो वो एक ही दिन में मिल जाएंगी, तो उसी दिन सारी गलतियां ठीक कर देगा वो, अदरवाइज अलग अलग दिनों पे करेगा। तो रियल लाइफ में तो ये सब कुछ अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो गलती ढूंढता एक साथ है या फिर धीरे धीरे करके है, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। अब ये क्या नाम है इसकी, इसमें और कोई पॉइंट देखो इलस्ट्रेशन 15 में। सर इसका 8th भी बता दो। ये वाला, यस सर। an amount of rupees 10,000 owed by Deepak was omitted from sundry debtors. तो ये तो सिंपल एंट्री है। दीपक सर एक बार 7th का अकाउंट का नेम भी बता देना। भी बताया था, दीपक डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, या फिर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये भी बन सकती है। अब बुक ने जो भी बनाई होगी, बट बेसिकली सेकंड वाली बना रखी है सर। हाँ, बेसिकली क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स जो होता है ना, ये एक तरह की हेडिंग है। हेडिंग का मतलब है कि इसके अंदर ना हम सारे डेटर्स की लिस्ट बना लेते हैं, सारे डेटर्स की लिस्ट बना लेते हैं, डेटर 1, डेटर 2, डेटर 3, डेटर 4, डेटर 5। मतलब हमने 5 लोगों से पैसे लेने हैं तो हम अपनी बुक्स में उनका टोटल दिखा देते हैं कि इतने पैसे मैंने लोगों से लेने हैं। मतलब हम हर एक का नाम अलग अलग नहीं दिखाते बुक्स के अंदर, लेजर तो हम सबका अलग अलग ही बनाते हैं, लेकिन दिखाते वक्त हम उन सबको टोटल करके दिखाते हैं कि भाई मैंने इतना 10 लाख रुपए लोगों से लेना है। तो ये कह रहा है कि हमारा ना डेटर्स के अंदर ना दीपक नाम का डेटर काउंट होना रह गया, यानी कि मैंने डेटर्स कम शो कर रखे हैं, तो मुझे अपने बुक्स में डेटर्स को इंक्रीज करना होगा विद 10,000। समझ गए बात?
ये ज्यादा क्लियर तब होगा जब मैं आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बताऊंगा, तब बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इनसे बहुत कुछ जुड़ जाएगा, मतलब बहुत कुछ क्लियर होगा इनसे। ठीक है? सर हाँ जी, सर इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया। किस लाइन का? सर ये 8th का ही। वही तो बता रहा हूं कि रियल लाइफ के अंदर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट के अंदर, उस बैलेंस शीट का मतलब होता है एक तरफ असेट्स की लिस्ट बनाई जाती है, एक तरफ लाइबिलिटीज की लिस्ट बनाई जाती है। तो जब हम असेट्स की लिस्ट बनाते हैं तो हम ना एक डेटर्स की हेडिंग लिखते हैं और उसमें सारे डेटर्स इकट्ठे लिखते हैं, और इधर लाइबिलिटीज की लिस्ट बनाते हैं, और असेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल इक्वल होता है। जैसे हमने शुरू से पढ़ा था, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एक चीज पढ़ी थी ना। तो बेसिकली इसी को हम एक बैलेंस शीट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर हम जो डेटर्स लिखते हैं तो हम सारे डेटर्स अलग अलग नहीं लिखते। जैसे मैंने अजय, विजय, राम, श्याम सबसे पैसे लेने हैं तो मैं उन सबका टोटल दिखा देता हूं बैलेंस शीट में कि मेरे टोटल डेटर्स इतने हैं। उनको कहते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स एक हेडिंग बना रखी है, ठीक है? ये बिजनेस के अंदर एक हेडिंग होती है, सन्ड्री डेटर्स, मतलब डेटर्स की लिस्ट है ये हमारी, कि भाई हमारे 20 डेटर्स हैं, मैंने 20 लोगों से पैसे लेने हैं, तो 20 लोगों का टोटल बैलेंस शीट में शो कर दिया जाता है कि भाई 10 लाख रुपए लेना है मैंने लोगों से। तो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर हमारा, देखो ध्यान से पढ़ो वो क्या कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 ओड बाय दीपक, यानी कि दीपक ने 10,000 रुपए देने हैं हमारे को। ओड का मतलब देने हैं, बाय दीपक मतलब दीपक ने हमें देने हैं। वॉज ओमिटेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, मतलब डेटर्स की लिस्ट में हम दीपक को काउंट करना भूल गए। समझे आप? बैलेंस शीट में यस सर। हम डेटर्स की एक लिस्ट बनाते हैं, ऐसे लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स की एक लिस्ट बनाते हैं और उसको शो करते हैं। तो उन डेटर्स की लिस्ट के अंदर सारे डेटर्स काउंट होते हैं, तो उसमें हम दीपक को काउंट करना भूल गए हैं, ऐसा क्वेश्चन ने हमको बोला है। और हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेटर्स को इंक्रीज कर देंगे 10,000 से, क्योंकि हमने डेटर्स को कम गिना है 10,000। एक्चुअली डेटर्स 10,000 ज्यादा है, ठीक है? यस सर। तो इस लाइन का मतलब यही है। इसीलिए मैंने अभी कहा कि जब मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कराऊंगा तब बातें ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, these three are main concepts. These are main concepts. जिसको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, समझ लो उसको अकाउंट्स ढंग से समझ में आ गई। ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंट्स के। रियल लाइफ के अंदर गवर्नमेंट के साथ हमेशा हमारा इन तीनों को ही, गवर्नमेंट को हमें देना होता है बना के पूरे साल की, एक तरह से पूरे साल की समरी है ये, ठीक है? समझ में आई? यस सर। हाँ गौरीश, आप क्या कह रहे थे? सर एक बार 7th में बताना, हम वो लिखेंगे ना ड्राइंग्स अकाउंट इसमें। क्यों? यस सर। ड्राइंग्स तो नहीं लिखना चाहिए वैसे सर ड्राइंग्स ही लिखेंगे। यार। एक बात देखो ना, मैंने लिखा है 10,000 पेड फॉर परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल वॉज डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। पहली बात तो यहां मैंने ये नहीं कहा फॉर ओनर,
हम मोटरसाइकिल ओनर के लिए खरीद रहे हैं, ऐसा किसने कहा है? सर हाँ जी, सर पर ये बुक्स जो है वो दत्त की है ना, वो ओनर ही है। हाँ तो मोटरसाइकिल तो, एक बात बताओ, डोमिनोज का नाम सुना है? यस सर। डोमिनोज के पास 10 मोटरसाइकिल्स तो हर ब्रांच के पास होती होंगी, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, 10 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, ठीक है। मेरा सवाल आपसे यह है कि वो मोटरसाइकिल्स उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है क्या? नो सर। बिजनेस के लिए खरीदी है ना? मतलब बिजनेस में मोटरसाइकिल का काम है कि वो पिज्जा की डिलीवरी करते हैं उस मोटरसाइकिल पे, तो यानी कि वो अपने स्टाफ को मोटरसाइकिल पे भेजते हैं कि जाओ और ये पिज्जा डिलीवर करके आओ, ऐसा ही होता है ना? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये ना कहा जाए कि वो मोटरसाइकिल उसने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, तब तक हम ये कैसे मान लें कि वो पर्सनल यूज के लिए है? आप लोग बात गलत नहीं कह रहे हो। एक आम बिजनेस के अंदर मोटरसाइकिल का काम ही क्या है? तो कायदे से ये होनी तो उसके पर्सनल यूज के लिए ही चाहिए, लेकिन उसको मेंशन करना चाहिए था ये वाली बात। अगर उसने मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब है कि हम कैसे मान लें कि वो पर्सनल यूज के लिए है। इसलिए ये एक फैक्ट है कि ये क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है कि उसने क्वेश्चन के अंदर ये लाइन प्रॉपरली नहीं लिखी, जिससे डबल मीनिंग क्रिएट होते हैं बात के। बिजनेस दत्त का है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कहा गया है इस लाइन में कि दत्त ने अपने लिए खरीदी है या बिजनेस के लिए खरीदी है। बस लिखा है परचेज 10,000 पेड फॉर परचेज। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहां पे लिखा गया है परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल, ठीक है। अब यहां बोला गया है 3750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस। अब ये शो केसेस उन्होंने अपने घर के शो केसेस बनवाए होंगे या दुकान पे बनवाए होंगे? ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। तो माना तो यही जाएगा हर हाल में कि ये बिजनेस के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हमेशा पर्सनल यूज या ओनर ने अपने लिए खरीदी है ऐसा कुछ मेंशन किया होना चाहिए था। तो ये वाली चीज क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है कि उसने क्वेश्चन जो बनाया उसमें ये लाइन लिखी नहीं, गलत किया। क्योंकि नॉर्मली तो मैं यही मानूंगा कि एक असेट क्रिएट कर रहा हूं फर्म की बुक्स में। समझ रहे हो मेरी बात? मैं तो यही बताने वाला था, मोटर साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू कैश हो गया। सर फिर ड्राइंग्स नहीं मानेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग्स तो तब माना जाता है जब ओनर के पर्सनल यूज के लिए चीज खरीदी गई हो तो। सर पर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। मैं भी यही वाली बात तो कह रहा हूं कि देखो, क्योंकि उन्होंने नाम ही ऐसा लिखा है मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल जनरली बिजनेस में किसी काम तभी आ सकती है जब उनका डिलीवरी का बिजनेस हो। इन्होंने तो यहां पे कहीं पे भी कुछ नहीं कहा, इन्होंने बस ये बोला है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ दत्त। दत्त का बिजनेस क्या है आपको पता है? किस चीज का बिजनेस है दत्त का? सर पर हम शादी जो ये पढ़ के ट्रांजैक्शन लग नहीं रहा कि उसका ऐसा कोई डिलीवरी वाला है। अकाउंट्स में ये ना ध्यान रखना कि लगने पे मत जाना। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कोर्ट में कहते हैं ना
कि भाई हमारे को एविडेंस चाहिए, एविडेंस। सर यानी कि सिंपल सी बात है, सच को सच साबित करना पड़ता है कोर्ट में। उसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर भी ये वाली बात क्लियरली मेंशन होनी चाहिए थी, अदरवाइज आप इसे पर्सनल यूज नहीं मान सकते। इस चीज पे ना मतलब आपको हमेशा दो तरह के माइंडसेट मिलेंगे, एक टीचर कहेगा कि ये सही है, एक टीचर कहेगा ये गलत है। मैं आंसर देख के इसे सही गलत नहीं बोलूंगा, मगर बहुत टीचर आंसर देख के बोलेंगे हाँ ठीक है, पर गलत है ये बात। ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो, बोलो। सर कुछ नहीं है सर, समझ में आ गया। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हर टीचर का इस पे अलग ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि ये एक मतलब यानी कि ये एक कंफ्यूजिंग मतलब एरर दे दी उन्होंने। तो इसके अंदर मतलब हर टीचर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्कूल का पॉइंट ऑफ व्यू टीचर का मैच ना करे, लेकिन जो है वो यही है कि पर्सनल यूज होना चाहिए था यहाँ। हाँ जी बोलो। सर तो फिर इसमें तो बच्चा फंस गया। अब वो ये है ही है, रेक्टिफिकेशन में तो बहुत फंसते हैं, टीचर भी फंसते हैं, बच्चे भी फंसते हैं। इसलिए रेक्टिफिकेशन तो बस वही है कि ध्यान से करने वाली चीज है, वरना गड़बड़ होती है। टाइम सर खत्म। रिजॉइन कर। हाँ बिल्कुल रिज्वाइन करना है, यस रिज्वाइन करना है। ठीक है कर ही लो रिज्वाइन, मैं एंड करके दोबारा रिज्वाइन कर रहा हूँ।